हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जैसा कि हमने देखा कि सोलर सिस्टम का निर्माण सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइट्स और कॉमेट से होता है। लास्ट कुछ वीडियोस में हम सन और प्लैनेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मून के बारे में, जिन्हें सैटेलाइट भी कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। मून और सैटेलाइट। A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. हिंदी में सैटेलाइट को उपग्रह कहा जाता है। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सैटेलाइट दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, नेचुरल सैटेलाइट, जिन्हें हिंदी में प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। नंबर 2, मैन मेड सैटेलाइट, जिन्हें हिंदी में मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। पहले बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में, जिन्हें मून भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो ग्रहों के भागों से ही बने हैं। जैसे कि हमने देखा कि बहुत से प्लैनेट्स के अपने मून होते हैं। ये सभी नेचुरल सैटेलाइट कहलाते हैं। Our Earth has only one satellite, that is moon, यानी हमारी अर्थ के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। तो हम मून को जाने बिना कैसे रह सकते हैं? The moon is the brightest object in the night sky but gives off no light its on. It shines because it reflects light from the sun. यानी रात में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट मून है। पर क्या आप जानते हैं, मून के पास अपनी लाइट नहीं है। ये सन की लाइट की वजह से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का सिर्फ 1/4 है, फिर भी हमें मून इतना बड़ा दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि यह हमारे ग्रह से दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में काफी नजदीक है। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। क्या आप ऐसे किसी इंडियन के बारे में जानते हैं जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा हो? कमेंट करके जरूर बताएं। मून की कंडीशन लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है। इसके सरफेस पर माउंटेन, प्लेन्स और डिप्रेशन यानी कि गड्ढे हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। ये गड्ढे मून की सतह पर छाया बनाते हैं। हम ये शैडो फुल मून यानी पूर्णिमा की रात को देख सकते हैं। पर आखिर ये फुल मून है क्या? हमें मून अलग अलग समय पर डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है और इसे ही फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। मून अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27 डेज, 7 आवर्स, 43 मिनट्स का समय लेता है और लगभग इतना ही टाइम वह अपने एक्सिस पर स्पिन करने में भी लेता है। और इसी वजह से हमें मून का शेप कई बार घटता हुआ तो कभी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो कभी हमें फुल मून और कभी न्यू मून दिखाई देता है। पहले बात करते हैं फुल मून के बारे में, जिसे पूर्णिमा की रात भी कहा जाता है। इस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है और ऐसा मंथ में एक ही बार होता है। ऐसा तब होता है जब अर्थ, सन और मून के बीच स्थित होती है। इस समय पर सन की रोशनी पूरी तरह से अर्थ पर पड़ने से हमें अर्थ से मून का ब्राइटर साइड यानी चमकता हुआ साइड दिखाई देता है और इस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा की रात कहा जाता है। पर इस रात के बाद मून का साइज धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है और 15 दिन के बाद हमें मून दिखाई नहीं देता है, जिसे न्यू मून यानी कि अमावस्या की रात कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं न्यू मून नाइट के बारे में। व्हेन मून इज लोकेटेड बिटवीन द सन एंड अर्थ, यानी जब मून सन और अर्थ के बीच स्थित होता है। ऐसा होने का कारण है कि सन की रोशनी मून के उस पार्ट पर पड़ती है जो सन की तरफ है, जिस वजह से उसके अपोजिट साइड पर अंधेरा रहता है और इस समय पर अर्थ से मून का केवल डार्क साइड ही दिखाई देता है, जिससे हमें मून दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसका ब्राइटर साइड सन की तरफ है। इसे ही न्यू मून नाइट यानी कि अमावस्या की रात कहा जाता है। अमावस्या की रात के बाद मून का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। जब हमें मून ग्रो यानी बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उसे वैक्सिंग कहा जाता है और जब हमें मून श्रिंक होता हुआ यानी कि घटता हुआ दिखाई देता है तो उसे वैनिंग कहा जाता है। एक मंथ में मून के अलग अलग साइजेस का दिखना ही फेजेस ऑफ मून कहलाता है। यह था नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट के बाद बात करते हैं ह्यूमन सैटेलाइट के बारे में, यानी कि मानव निर्मित उपग्रह के बारे में। इन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। पर हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जरूरत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इनका यूज यूनिवर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने और कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। पर कैसे?
Most of the artificial satellites revolve the Earth with the same speed as the Earth does, यानी कि इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है और अर्थ के साथ ये उसी स्पीड से घूमते हैं जिस स्पीड से अर्थ रिवॉल्व करती है। ये सैटेलाइट्स अर्थ के करीब 36,000 किलोमीटर अबव स्थापित कर दिए जाते हैं और इन्हें यूज किया जाता है टू स्टडी द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, फॉरकास्ट द वेदर यानी मौसम संबंधी जानकारी के लिए, ट्रांसफर टेलीफोन कॉल्स ओवर द ओशन टेलीफोन के जरिए संपर्क स्थापित करने के लिए, नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एंड सपोर्ट मिलिट्री एक्टिविटीज फॉर द रिसर्च एज वेल। अंतरिक्ष में बहुत से इंडियन सैटेलाइट्स को भेजा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनसेट, IRS और एजुसेट। इस वीडियो में हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइट्स और कॉमेट्स के बारे में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप इस चैप्टर के अदर पार्ट्स देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।